मुख्यतः ये कि यदि आंकड़े देखे जाएं, भारतवर्ष के आंकड़े देखे जाएं तो तकरीबन 180 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पिछले एक हफ्ते में एक भी केसेस नहीं आए हैं। काफी सारे राज्य जिनके अंदर ऑल ऑफ ए सडन काफी तेजी से केसेस बढ़े थे, उनके अंदर या तो प्लेट्यू हो गए या केसेस का डाउनफॉल शुरू हो गया है। पर हमें ये भी जानना पड़ेगा कि भारत एक बड़ा विशाल देश है, तो कुछ स्टेट्स ऐसे जिनके अंदर पीक थोड़ी लेट आनी शुरू हुई है, वो शायद थोड़े धीमे से नीचे आना शुरू होगी। पर अच्छी बात यह है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, जिन्हें अर्ली आउटबर्स्ट केसेस का हुआ था, वो मोर और लेस स्टेबलाइज हो गए हैं। और काफी सारे एपिडेमियोलॉजिस्ट जो इसके बारे में आकलन करते हैं, उनका ये मानना है कि मे बी बाय सेकेंड वीक ऑफ मे और मे बी बाय थर्ड वीक ऑफ मे वी शुड स्टार्ट सीइंग, हम लोगों को देखने को मिलेगा कि केसेस काफी तेजी से रैपिडली डिक्लाइन हुए हैं। हमें ये भी जानना पड़ेगा कि इसके साथ साथ काफी सारा वैक्सीनेशन की जुम्बिश भी शुरू हो गई है, तो शायद वो भी एड ऑन करेगी। पर मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये रहेगा कि तकरीबन मिड मई से हम इन केसेस के अंदर डिक्लाइन देखना शुरू कर सकते हैं। ऐसा देखने में आया है कि एक भी घर का सदस्य है जो उससे अछूता नहीं रह पा रहा है, भले उसको गंभीर बीमारी ना हो, माइल्ड सिम्टम्स हो, बट वो माइल्ड सिम्टम्स तो हो ही रहे हैं। इवन जो वैक्सीनेट हो गए हैं उनको भी माइल्ड सिम्टम्स पहला सिम्टम आ रहा है। यूजुअली ये सिम्टम्स कहाँ से आ रहे हैं? ये सोर थ्रोट से आ रहे हैं, ये फीवर से आ रहे हैं। दीज आर दी फर्स्ट सिम्टम्स दैट द पेशेंट्स आर गेटिंग। उसमें ये देखा गया है कि ऑनसेट ऑफ द इलनेस है वो कई बार काफी ज्यादा सीवियर है, एकदम से तेज बुखार भी इसमें कई बार देखे जा रहे हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सभी को एज अ पेशेंट और एज अ सोसाइटी हमें देखना है कि पहले 4-5 दिन तक वो सिम्टम्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, अगर है तो भी वो फीवर वगैरह है। बट जब मैंने ये देखा है जो साइकी है पेशेंट की जो मानसिकता है, वो पहले 2-3 दिन बहुत घबराए हुए रहते हैं, क्या करें, डॉक्टरों की तलाश, टेस्ट और ये तमाम सारी चीजें रहती। चौथे 5वें दिन तक जाके उनकी जो सतर्कता है उसमें कमी आती है। जब उनकी कमी आती है सतर्कता में, तो जो छोटी छोटी चीजें हैं जैसे ऑक्सीजन सैचुरेशन नापना, और उसमें थोड़ा सा ढीलापन आता है। 6वां, 7वां, 8वां ये 3 दिन बहुत क्रिटिकल हैं, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में आइडेंटिफाई किए हैं। जबकि पेशेंट्स की जो डिटेरियोरेशन है, डिसैचुरेशन है, वो बहुत तेज गति से होती है। जो हमारे पेशेंट हैं जिनसे मैं वीडियो कंसल्टेशन भी कर रहा हूँ और जो हमारे यहाँ भर्ती होते हैं, उसमें हम देखते हैं कि वो पेशेंट सुबह से शाम तक अगर 94% पे हैं और रात में 94% पे सो रहे हैं, सुबह उठ के उनके पैनिक कॉल्स आते हैं कि हमें 88% हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन हो गया। तो वो आइडेंटिफाई हुआ है डे 6, डे 7 और डे 8 में। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ और पेशेंट जो इस 6, 7, 8 को पार कर जाते हैं, वो 11th और 12th डे में भी डिप कर रहे हैं, तो उसका भी मरीजों को ख्याल रखना पड़ेगा। तो जितने भी सिम्टम्स हैं, सोर थ्रोट है, फीवर है, लूज मोशंस हैं, लॉस ऑफ स्मेल है, टेस्ट है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं, ये तमाम सारे सिम्टम्स हैं जिससे कि हमें इनकी पहचान हो सकती है और इन लोगों को तुरंत अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए। बट सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी चाहिए कि जो डे 1 ऑफ द सिम्टम है, उसके बाद 6वां, 7वां, 8वां ये 3 डेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और डे 5 पर खास ध्यान रखें। कुछ एक उसमें ब्लड टेस्ट भी हैं, जैसे डी डाइमर है, IL-6 है, फेरिटिन है, CRP है। ये तमाम टेस्ट मैं डे 5 पे जरूर करवाता हूं, जिससे कि हमें मालूम चले डे 6 पे कि हमारी डे 6 पे जाने की तैयारी कैसी है। अगर वो एलिवेटेड है तो निश्चित तौर पर उनको दवाई बढ़ानी पड़ेगी। इस टेस्ट के अलावा इफ यू आर आस्किंग मी कि कोई और टेस्ट की हमारे रिक्वायरमेंट है, तो आई थिंक कोई जैसे सीटी स्कैन के लिए सब लोग भाग रहे हैं। सीटी स्कैन से डायग्नोसिस मालूम पड़ती है, उस दिन की क्या स्थिति है वो मालूम पड़ती है, पर आगे आने में क्या होने वाला है ये उस चीज से हमें नहीं मालूम पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सीटी स्कैन की जो भेड़चाल है उसको हमें रोकना चाहिए। जो मरीज खुद होके अपने सीटी स्कैन के लिए भागते हैं, वो शायद चीज ठीक नहीं है, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और उसके बाद ही सीटी स्कैन करवाना चाहिए। पर ये डे 6, 7, 8 ये 3 दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए हर बंदा जिसको इन्फेक्शन हुआ है उसको सजग रहना चाहिए।
ऐसा नहीं कि ये बीमारी अभी आई है, ये पहले भी थी, बट ये इसके सबसेट्स बहुत कम थे और बहुत कम पॉपुलेशन में अफेक्ट होती थी। जो डायबिटीज हैं, फ्लोराइड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हैं, जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे हैं, इस कोरोना काल में जिन्हें बहुत ज्यादा ड्रग्स, बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स मिले हैं, टोसिलिजुमैब जैसी दवाइयां मिली हैं, जिनका ब्लड शुगर आउट ऑफ कंट्रोल रहा है, उन पेशेंट्स में ये बीमारी देखने को आई है। It starts with very benign things. Usually after the patient has recovered, जब पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो गया है, घर डिस्चार्ज हो गया है और अपना जीवन धीरे धीरे ठीक करने की सोच रहा है, तब ये बीमारी अटैक करती दिख रही है। और बहुत ही छोटी सी चीज से शुरू होती है, या तो टूथ एक से, या जॉ पेन से, या आंखों में दर्द से, या फेशियल स्वेलिंग से शुरू होती है, और ये बहुत जल्दी बढ़ती जाती है और एक रौद्र रूप धारण कर लेती है, और उसका ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल है और उसका आउटकम भी बहुत पुअर है। तो जो काफी सारे क्लिनिशियंस हैं वो इस बात के लिए डर रहे हैं कि जो थर्ड वेव आएगा उसके अंदर जो एज शिफ्ट है वो थोड़ा और नीचे जाएगा, क्योंकि 18 साल से ज्यादा काफी सारा पॉपुलेशन जो है उस वक्त वैक्सीनेटेड रहेगा, या शायद उसे ऑलरेडी इम्यून रहेगा इन्फेक्शन के कारण। पर 18 साल से छोटे लोग जिन्हें वैक्सीन नहीं मिला है, अभी भी आप शायद ट्रेंड देखें तो पीडियाट्रिक केसेस आना शुरू हो गए हैं, काफी सारे लोग 20-21 साल के जिनकी डेथ होना शुरू हो गई है। तो काफी सारा पॉइंट जो रहेगा थर्ड वेव के लिए वो ये रहेगा कि सरकार को कॉम्प्लेसेंट नहीं होना होगा। सरकार को एक्चुअली फर्स्ट वेव के बाद ये डिसाइड कर देना था कि अपने जो एक्टिविटीज है उसको चालू रखना चाहिए था। सर, मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड हैव बीन थॉटफुल। हम लोगों को अपना सोच के रखना पड़ेगा कि व्हाट इज आवर प्लान बी। यदि प्लान बी, काफी एपिडेमियोलॉजिस्ट ऐसा प्रेडिक्ट करने लग गए हैं कि केसेस 18 साल से नीचे में आएंगे, तो इस वक्त जरूरत है कि हम लोग पीडियाट्रिक प्रोटोकॉल बनाना शुरू करें और हम लोग आईसीयू से छोड़ के एनआईसीयू और पीडियाट्रिक आईसीयू के बारे में बात करें, उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें और आइडेंटिफाई करें कि वो हॉटस्पॉट्स कौन से रहने वाले हैं, जहां पे शायद वो ज्योग्राफीज जहां पे ये केसेस ज्यादा आएंगे। तो मेरा टेक बड़ा सिंपल है कि हमें वैक्सीनेशन करना है और करते रहना है, पर उसके साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग या जिसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कर बोलते हैं हम लोग, मास्किंग बोलते हैं, हैंड वॉशिंग बोलते हैं, उसे भूल नहीं जाना है। जब भी आपको कोरोना के लक्षण हो तो सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करें और टेस्टिंग कराएं, वहां तक तो बात है ही, वो तो करना ही है। बट सबसे पहली चीज, जो सबसे अच्छी चीज है आपकी इम्यूनिटी के लिए, वो है आपका फ्लूइड इनटेक। आपके तरल पदार्थ आप कितने ले रहे हैं, पानी कितना ले रहे हैं, ओआरएस कितना ले रहे हैं, दूध, चाय, कॉफी, फ्रूट जूस, नारियल पानी, सूप, जितना भी आप तरल पदार्थ ले पाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, उतनी ज्यादा अच्छी आपकी इम्यूनिटी होगी। फ्रेश फ्रूट्स खाइए, फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए, लोकली अवेलेबल है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, बट इसका आप विशेष ध्यान रखिए। 2.5 से 3 से 4 लीटर, अगर आपको डॉक्टर ने मना नहीं किया है, तो जितना अधिक आप पानी पिएंगे, जितना अधिक तरल पदार्थ पिएंगे, उतना अच्छी तरीके से आप डेज 5, 6, 7, 8 जो क्रिटिकल डेज हैं उनको वो कर पाएंगे, नंबर 1। और नंबर 2, ये बहुत जरूरी है कि आप पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग करें पहले दिन से ही, और उसको सिर्फ मॉनिटर नहीं करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको मॉनिटर करके, उसको देख के आप उसका चार्ट बनाएं, उसको कागज पेन पेंसिल से लिखें ताकि उसके ट्रेंड को आप फॉलो कर पाए।